Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग संगम काल के बारे में देखेंगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत ही इजीली पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है लाल चेर, ओके, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनिगनी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है एलारा, ऑप्शन बी कह रहा है सेनगुट्टवन, ऑप्शन सी कह रहा है करिकाल और ऑप्शन डी कह रहा है नेदुन जेरन आदन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, किसको लाल चेर कहा गया। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेनगुट्टवन। सो फ्रेंड्स, सेनगुट्टवन एक चेर शासक थे, चेर के महान शासकों में से एक थे। कौन? सेनगुट्टवन। और फ्रेंड्स, इनको लाल चेर अर्थात अच्छा चेर भी कहा गया, लाल चेर और अच्छा चेर इनको कहा गया। किसको? सेनगुट्टवन को। और फ्रेंड्स, इन्होंने पत्नी पूजा आरंभ की थी। किसने? सेनगुट्टवन ने। इन्होंने मंदिर बनवाया था कनिगनी का, ओके। और इनके व्यापार कहाँ से होते थे फ्रेंड्स? तो ये रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे, रोमन साम्राज्य से। और ये एक चेरकालीन शासक थे सेनगुट्टवन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैन, ऑप्शन बी कह रहा है बौद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है हिंदू और ऑप्शन डी कह रहा है ईसाई। तो करेक्ट आंसर बताइए, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जैन से, ओके। जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। ये फ्रेंड्स तमिल महाकाव्य है, ये एक तमिल महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि एक तमिल महाकाव्य है। और फ्रेंड्स, ये जैन मुनि द्वारा रचित है, ओके। जैन मुनि द्वारा रचित है जीवक चिंतामणि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल भाषा के शिल्पादिगारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, ऑप्शन बी कह रहा है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी कह रहा है बौद्ध धर्म और ऑप्शन डी कह रहा है ईसाई धर्म। तो आपको बताना है शिल्पादिगारम और मणिमेखले नामक ग्रंथ किससे संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हिंदू धर्म। शिल्पादिगारम और मणिमेखले हिंदू धर्म से संबंधित है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तो आपको बताना है संगम युगीन वो कौन सी रचना थी व्याकरण की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई। आपके ऑप्शन है एतितगोई, ऑप्शन बी कह रहा है तोल्कापियम, ऑप्शन सी कह रहा है पादकिल्कडेकु और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तोल्कापियम, ओके। तोल्कापियम संगम युगीन एक व्याकरण रचना है, वो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सी? तोल्कापियम। तो फ्रेंड्स, ये एक तमिल ग्रंथ है। क्या है? तमिल ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है, तमिल का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा? तोल्कापियम। और फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है अगर बात करें तो इसके लेखक तोल्कापियर हैं, इसके लेखक तोल्कापियर हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तोल्कापियम के अगर लेखक पूछे तो आप बताएंगे तोल्कापियर हैं और एक तमिल ग्रंथ है, ओके। और अगर बात करें फ्रेंड्स तोल्कापियर कौन थे? तो ये ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे, ओके। ये शिष्य थे ऋषि
अगस्त के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है कदम, ऑप्शन बी कह रहा है चेर, ऑप्शन सी कह रहा है चोल और ऑप्शन डी कह रहा है पांड्य। तो आपको बताना है संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कदम्ब। ओके, कदम इज द राइट आंसर। इन्होंने पूछा है किसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। तो चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है और कदम का उल्लेख नहीं है। ओके, इनका चोल और चेल पांड्य का है, इनके उद्भव और विकास के बारे में संगम साहित्य में बताया गया है, परंतु कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। आपके ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी कह रहा है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। आपको बताना है उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरैयूर। ओके, उरैयूर एक कपास का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके, कपास का, कॉटन ट्रेड का। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे स्थित है। तो ये कावेरी नदी के तट पे स्थित है, कावेरी नदी के तट पे। उरैयूर कहाँ पे स्थित है, कावेरी नदी के तट पे स्थित है। और फ्रेंड्स ये सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और फ्रेंड्स इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से इसकी जानकारी मिलती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन है प्रशासन से, ऑप्शन बी कह रहा है व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन सी कह रहा है विधि से और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी से। तो तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण और काव्य से। ओके, ग्रामर एंड पोएट्री से तोल्कापियम संबंधित था। फ्रेंड्स ये एक तमिल ग्रंथ था, तमिल ग्रंथ था और ये व्याकरण और काव्य का एक उच्च कोटि का ग्रंथ था। ओके, व्याकरण और काव्य का ग्रंथ था। कौन सा, तोल्कापियम, एक तमिल ग्रंथ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। कुरल किस भाषा में है। आपके ऑप्शन है ग्रीक, ऑप्शन बी कह रहा है तमिल, ऑप्शन सी कह रहा है तेलुगु और ऑप्शन डी कह रहा है पाली। तो आपको बताना है कुरल किस भाषा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तमिल से। ओके, कुरल एक तमिल भाषा से संबंध रखता है। ओके फ्रेंड्स, और इसको साहित्य का, तमिल साहित्य का बाइबल भी कहते हैं। तमिल साहित्य का बाइबल कहलाता है। और इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स क्या है, मुप्पाल। इसको मुप्पाल भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की फ्रेंड्स। तो तिरुवल्लुवर ने इनकी रचना की थी। याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर ने रचना की। इसको तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। संगम के 3 संगम आयोजित किए गए थे। आपके ऑप्शन है पांड्य, ऑप्शन बी कह रहा है पल्लव, ऑप्शन सी कह रहा है चेर और ऑप्शन डी कह रहा है चोल। तो आपको बताना है कहाँ पे संगम आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पांड्य। पांड्य शासकों के दौरान संगमकालीन के 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो बात करें फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पे हुए थे। तो पहला संगम कहाँ पे हुआ था। पहला
संगम हुआ था मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पे हुआ था? मदुरई में। अध्यक्षता किसने करी थी? तो अगस्त ऋषि ने करी थी। और दूसरा कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो ये कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में दूसरा हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कपाटपुरम में दूसरा हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने की थी। ओके, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और तीसरा बात करें फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? 3 संगम साहित्य होते हैं, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये मदुरई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मदुरई में। और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। तो ये 3 संगम आयोजन किए गए थे। पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, तीसरा हुआ था मदुरई में। इसके अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने, दूसरे की भी अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता की थी और तीसरे की थी नक्कीरर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो आपको बताना है किसने कहा है। आपके ऑप्शन है मामूलनार, ऑप्शन बी कह रहा है तोलकापियर, ऑप्शन सी कह रहा है तिरुवल्लुर और ऑप्शन डी कह रहा है नक्कीरर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मामूलनार। मामूलनार ने कहा है कि नंदों ने अपना कोष गंगा नदी की धारा में छिपा रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो अभी फ्रेंड्स हमने देखा कि द्वितीय संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम, इसको अलवय भी कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एकमात्र शेष ग्रंथ बचा है, कौन सा है? आपके ऑप्शन है तोलकापियम, ऑप्शन बी कह रहा है पतुपाहु, ऑप्शन सी कह रहा है इतुतगोई और ऑप्शन डी कह रहा है पदी कलडक्कू। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तोलकापियम। तोलकापियम तमिल साहित्य का इनके अनुसार एकमात्र द्वितीय संगम का एकमात्र साहित्य है और फ्रेंड्स ये व्याकरण का एक ग्रंथ है तोलकापियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्हें आर्य बनाया, किसको? दक्षिण भारत के लोगों को। आपके ऑप्शन है विश्वामित्र, ऑप्शन बी कह रहा है अगस्त, ऑप्शन सी कह रहा है वशिष्ठ और ऑप्शन डी कह रहा है सांबर। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है किसने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अगस्त। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। और फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ हुआ था? बात करें अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था और ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि देवताओं के अनुरोध पे, इनसे देवताओं ने अनुरोध किया और देवताओं के अनुरोध पे ये काशी से दक्षिण भारत चले गए थे। दक्षिण भारत गए थे, देवताओं के अनुरोध करने पर ये काशी से दक्षिण भारत गए और वहीं बस गए। वहीं बस गए कौन? अगस्त ऋषि। और ये तमिल साहित्य के जनक कहलाते हैं। अगस्त ऋषि को तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे कह रहा है शिल्पादिगारम के लेखक हैं। आपको बताना है शिल्पादिगारम के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है इलंगो, ऑप्शन बी कह रहा है करिकाल, ऑप्शन सी कह रहा है परडर और ऑप्शन डी कह रहा है विष्णु स्वामिन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है शिल्पादिगारम के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इलंगो। ओके, शिल्पादिगारम के लेखक इलंगो हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, संगमकालीन महत्वपूर्ण महाकाव्य है। महाकाव्य कौन? शिल्पादिगारम, संगमकालीन महत्वपूर्ण महाकाव्य शिल्पादिगारम। और फ्रेंड्स इसमें क्या है? एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन, इनके पुत्र कोवलन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनके पुत्र कोवलन और इनकी पत्नी कनगनी
का वर्णन है। ओके, किसमें? शिल्पादिगारम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन तमिल रामायण का लेखक था? आपको बताना है तमिल रामायण का लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है कंबन, ऑप्शन बी कह रहा है कालिदास, ऑप्शन सी कह रहा है अगस्त और ऑप्शन डी कह रहा है तुलसीदास। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कंबन। कवि कंबन को तमिल रामायण का जनक कहा जाता है। तमिल रामायण का जनक किसको कहा जाता है? कवि कंबन को। इन्होंने 12वीं शताब्दी में, लगभग 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा में यहाँ की रामायण लिखी। तमिल भाषा में रामायण लिखी। किसने लिखी? कवि कंबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। किसको तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है तोल्कापियम, ऑप्शन बी कह रहा है शिल्पादिकारम, ऑप्शन सी कह रहा है कुरल और ऑप्शन डी कह रहा है मणिमेखले। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तोल्कापियम। ओके, तोल्कापियम तमिल काव्य का इलियड कहलाता है। तोल्कापियम एक व्याकरण ग्रंथ है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ये एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। आपको बताना है ओडिसी किसे कहा जाता है तमिल काव्य। तोल्कापियम, ऑप्शन बी कह रहा है शिल्पादिकारम, ऑप्शन सी कह रहा है कुरल और ऑप्शन डी कह रहा है मणिमेखलाई। आपको करेक्ट आंसर बताना। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है मणिमेखलाई। ओके, इसको ओडिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडिसी। और फ्रेंड्स, ये एक तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ है। मणिमेखलाई एक तमिल ग्रंथ है। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी रचना किसने की थी, तो चितलाई चतनार नामक लेखक ने इसकी रचना की थी। चितलाई चतनार ओके, एक तमिल ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? आपके ऑप्शन है चेर, ऑप्शन बी कह रहा है चोल और ऑप्शन सी कह रहा है पांड, ऑप्शन डी कह रहा है कदम्ब। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चेर। चेर कालीन एक बंदरगाह था। क्या? मुजरिस। ओके, याद रखिएगा मुजरिस एक चेरकालीन बंदरगाह था। और इसकी जानकारी फ्रेंड्स हमको पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी से मिलती है, जिसके लेखक अज्ञात हैं। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी से। ओके, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी से हमको जानकारी मिलती है इस बंदरगाह के बारे में, ये जो कि पश्चिम में स्थित था मुजरिस। ओके, एक ये चेरकालीन बंदरगाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है मदुरई में, ऑप्शन बी कह रहा है श्रीरंगम में, ऑप्शन सी कह रहा है पुदुकोट्टई में और ऑप्शन डी कह रहा है तंजावुर में। आपको करेक्ट आंसर बताना है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई में। और फ्रेंड्स, ये संगम साहित्य हुई थी, संगम काल की प्रथम और तृतीय पहला और तीसरा जो साहित्य हुआ था, संगम हुआ था, साहित्य नहीं फ्रेंड्स, संगम जो हुआ था, पहला और तीसरा संगम कहाँ पे आयोजित किया गया था? आपको याद होगा कहाँ पे? यहीं पे मदुरई में। ओके, पहला और तीसरा संगम मदुरई में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स, मदुरई पांडवों की राजधानी थी। जो पांड्य शासक थे उनकी राजधानी क्या थी? मदुरई उनकी राजधानी थी। और यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो आपको बताना है मुरुगन किस वैदिक देवता से संबंध रखते हैं। आपके ऑप्शन है ब्रह्मा,
ऑप्शन बी कह रहा है महेश, ऑप्शन सी कह रहा है विष्णु और ऑप्शन डी कह रहा है स्कंद या फिर कार्तिकेय। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तमिल देवता मुर्गन किससे संबंध रखते थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेय से। ओके, मुर्गन का संबंध कार्तिकेय से थे, शिवपुत्र कार्तिकेय से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिवपुत्र कार्तिकेय को मुर्गन देवता कहा गया है तमिल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन संगमकालीन पत्तन पश्चिम तट पर स्थित थे? आपको बताना है पश्चिम तट पे कौन से स्थित थे। आपके ऑप्शन है कोरकाय, ऑप्शन सेकंड कह रहा है पुहर और ऑप्शन सी कह रहा है तोंडी और डी कह रहा है मुसरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन पश्चिम तट पे स्थित है। आपके ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3 और 4, ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा और तीसरा और डी कह रहा है चौथा और पहला। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन पश्चिम में स्थित था, कौन सा पत्तन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा और चौथा। ओके, तोंडी और मुसिर ये पश्चिम में स्थित थे, पश्चिम तट पे स्थित थे और ये एक बंदरगाह थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? आपको बताना है चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है कृष्ण, ऑप्शन बी कह रहा है राजराज चोल, ऑप्शन सी कह रहा है विजयालय और ऑप्शन डी कह रहा है पारंतक। तो आपको बताना है किसने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है विजयालय। विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। और फ्रेंड्स चोल जो साम्राज्य के शासक थे ये पल्लवों के सामंत थे, अर्थात ये पल्लवों के अधीन शासन करते थे। जो सामंत शासक थे उसका अर्थ हो जाता है वो किसी के अधीन होके शासन कर रहे हैं, किसी के अंडर होके काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये पल्लवों के अधीन थे। कौन? चोल शासक पल्लवों के अधीन थे और इन्होंने तंजौर को जीत लिया था, तंजौर को जीता था चोल शासक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट। आपको बताना है किसके शासन काल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। आपके ऑप्शन है पारंतक प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है राजा राज प्रथम और ऑप्शन डी कह रहा है राजाधिराज प्रथम के। आपको बताना है चोल सम्राट कौन सा था जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत ही फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजा राज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक चोल शासक थे। कौन? राजा राज प्रथम ने। और फ्रेंड्स ये चोल शासन का सर्वोत्तम स्थापत्य का उदाहरण है, सर्वोच्च। ओके, ये बहुत ही बेस्ट उदाहरण है चोल शासक का बृहदेश्वर मंदिर। और फ्रेंड्स इसको राजा राजेश्वर नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को। ओके, और फ्रेंड्स बात करें तो ये द्रविड़ शैली में स्थित है, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ओके, कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में है। और फ्रेंड्स इस मंदिर में इसके अंदर जो है नंदी की एक विशालतम मूर्ति है, नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? आपको बताना है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। आपके ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ऑप्शन बी कह रहा है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी कह रहा है राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, ऑप्शन डी कह रहा है कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। चोल प्रशासन की विशेषता इनमें से क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। तो फ्रेंड्स चोल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण उनका ग्राम प्रशासन था। सो फ्रेंड्स चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवा आकृति प्राय है अष्टभुज है, ऑप्शन बी कह रहा है चतुर्भुज है, ऑप्शन सी कह रहा है षटभुज है और ऑप्शन डी कह रहा है द्विभुज है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुज है। ओके, जो नटराज की कांस्य मूर्ति है वो एक चतुर्भुज मूर्ति है और फ्रेंड्स ये एक चोल कालीन मूर्ति है। ओके, चोल काल का उदाहरण है क्या, नटराज की जो कांस्य मूर्ति है। और फ्रेंड्स बात करें चोल काल में, जो चोल काल के कलाकार थे उन्होंने पत्थर और धातुओं से मूर्तियों का निर्माण किया, पत्थर और धातुओं से मूर्तियों का निर्माण किया। और फ्रेंड्स जो इनकी अधिकतम मूर्ति मिलती हैं वो कांस्य की मूर्तियां मिलती हैं। ओके, कांस्य की मूर्तियां मिलती है जिसमें से इनकी नटराज की जो मूर्ति है वो प्रसिद्ध है और नटराज यहाँ पे शिव हैं। ओके, भगवान शिव को इन्होंने नटराज के रूप में दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए। ओके, आपके ऑप्शन है कुलोतुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी कह रहा है राजराज फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र फर्स्ट और ऑप्शन डी कह रहा है राजाधिराज। आपको बताना है करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट ने 72 व्यापारियों को कहाँ भेजा था, चीन भेजा था कुलोतुंग फर्स्ट ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आपके ऑप्शन है चोल, ऑप्शन बी कह रहा है पल्लव, ऑप्शन सी कह रहा है चेर और ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रकूट। तो आपको बताना है नौसैनिक शक्ति के लिए कौन सा प्रसिद्ध था, अपनी नेवल पावर के लिए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चोल। ओके, जो चोला रूलर थे वो अपने नेवल पावर के लिए बहुत ही फेमस थे। फ्रेंड्स इनके पास एक विशाल सेना थी, चोलों के पास एक विशाल सेना थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसमें से नौसेना इनकी प्रमुख थी और इनकी नौसेना की इनकी जो नौसैनिक सैनिक थी इसकी सहायता से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंघल और मालदीव जैसे द्वीपों को जीत लिया था चोलों ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है राजाराज फर्स्ट, ऑप्शन बी कह रहा है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है राजाधिराज और ऑप्शन डी कह रहा है विजयादित्य। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम ने। ओके, ये फ्रेंड्स राजाराज के बेटे थे, राजाराज के बेटे थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने सिंघल जीता, सिंघल क्या था फ्रेंड्स, श्रीलंका। इन्होंने श्रीलंका को जीता, किसने, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका विजय की। और फ्रेंड्स इन्होंने गंगैकोंड की उपाधि धारण की, गंगैकोंड की उपाधि धारण की राजेंद्र प्रथम ने और गंगैकोंड चोलपुरम नामक स्थान बसाया और इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, किसने, राजेंद्र प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है। आपके ऑप्शन है राजाराज प्रथम, ऑप्शन बी कह रहा है राजाधिराज, ऑप्शन सी कह रहा है राजेंद्र और ऑप्शन डी कह रहा है राजाराज द्वितीय। आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र। ओके, कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय राजेंद्र को जाता है। फ्रेंड्स इन्होंने बंगाल की खाड़ी को
बे ऑफ बंगाल को इन्होंने, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित किया। इन्होंने चोल झील का स्वरूप कहा किसको? बंगाल की खाड़ी को। ओके, किसने? राजेंद्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? आपको बताना है वो कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी बेटी का वहां पे विवाह भी कराया। आपके ऑप्शन है कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन बी कह रहा है राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कह रहा है अधिराजेंद्र और ऑप्शन डी कह रहा है राजाधिराज। तो करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कुलोत्तुंग फर्स्ट। कुलोत्तुंग फर्स्ट ने अपनी पुत्री का विवाह सिंघल अर्थात श्रीलंका के राजकुमार से कराया और इनके राजकुमार इस समय कौन थे फ्रेंड्स? तो वीरप्पे रुमाल श्रीलंका के राजकुमार थे जिससे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। किसने? कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कह रहा है पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन सी कह रहा है मंगलेश, ऑप्शन डी कह रहा है पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक बताना है, ग्रेटेस्ट रूलर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। ओके, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य वंश का महान शासक था। ये एक योग्य और शक्तिशाली शासक थे चालुक्य वंश के। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनकी उपलब्धियों के बारे में कहाँ मिलती है जानकारी? तो फ्रेंड्स ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? आपके ऑप्शन है चोल, ऑप्शन बी कह रहा है पाल, ऑप्शन सी कह रहा है चालुक्य और ऑप्शन डी कह रहा है सेन। तो आपको बताना है किसमें महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए गए, कौन से शासकों ने दिए? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चालुक्य। ओके, चालुक्य शासकों ने महिलाओं को अपने प्रशासन में उच्च पद के अधिकारी बनाया, चालुक्य शासकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? आपके ऑप्शन है चोल, ऑप्शन बी कह रहा है पांड, ऑप्शन सी कह रहा है चेर और ऑप्शन डी कह रहा है चालुक्य। तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पांड। ओके, पांड शासक ने रोम राज्य में दूत भेजे थे। कब? लगभग 26 ईस्वी पूर्व। और फ्रेंड्स दक्षिण भारत पे अगर बात करें सर्वाधिक शासन करने वाले, दक्षिण भारत पे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कौन सा वंश हुआ? तो फ्रेंड्स वो पांड वंश था। पांड वंश ने दक्षिण भारत में सर्वाधिक समय तक शासन किया और इनकी राजधानी कौन थी? तो इनकी राजधानी मदुरई थी। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो मदुरई को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कदम राजाओं की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है तंजौर, ऑप्शन बी कह रहा है कांची, ऑप्शन सी कह रहा है वनवासी और ऑप्शन डी कह रहा है बादामी। कदम राजाओं की राजधानी बताइए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वनवासी। ओके, कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी थी। कदम वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी वनवासी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? ये नहीं किए वाला फ्रेंड्स याद रखिएगा, नहीं किया आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है चालुक्य, ऑप्शन बी कह रहा है गुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है राजपूत और ऑप्शन डी कह रहा है मौर्य। तो करेक्ट आंसर बताइए किसने शासन नहीं किया उत्तर भारत पे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। चालुक्य ने उत्तर भारत पे शासन ना करके कहां पे किया फ्रेंड्स? तो दक्षिण भारत पे इन्होंने शासन किया।
चालुक्य ने कहाँ शासन किया? दक्षिण भारत पे शासन किया। और फ्रेंड्स इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी बादामी थी। इसको वातापी भी कहते हैं। ओके। और फ्रेंड्स इनके जो महान शासक थे वो पुलकेशिन सेकंड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है तृतीय संगम हुआ था। आपको बताना है तृतीय संगम कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है अरिकामेडु में, ऑप्शन बी कह रहा है मदुरई में, ऑप्शन बी कह रहा है इरनाकुलम में और ऑप्शन डी कह रहा है तोकिरन में। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तृतीय संगम हुआ था तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मदुरई में। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई में, हमने बात की थी फ्रेंड्स। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। पहला संगम अगर बात करें कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, तो वो हुआ था मदुरई में। मदुरई में पहला संगम हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने इसकी अध्यक्षता की थी। सेकंड कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? दूसरी कहाँ पे हुई थी? तो ये कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में दूसरा हुआ था और इसकी भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और तीसरा कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? तो तीसरा मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आज के हमारे क्वेश्चंस रहे। आई होप आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हमारे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।